नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसका लाभ 8 से 18 वर्ष आयु के जो उन कामकाजी बच्चों को मिलने जा रहा है या किशोर किशोरियों को मिलने जाएगा जो परिवार की विषम परिस्थितियों की वजह से संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। योजना के तहत हाई स्कूल उत्तीर्ण करने तक बालकों को 12 रुपए और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति महीने की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लास 8 से लेकर यानी कक्षा 8 से 9 और 10 तक उन्हें प्रत्येक कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। शुरुआत में इस योजना का लाभ प्रदेश के 2,000 बच्चों को दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है जिसमें बाल श्रम में लगे बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये सभी मंडल मुख्यालय में 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में खोले जाएंगे। इसमें प्रवेश के लिए बच्चों को 5 वर्ग में बांटा जाएगा। इनमें बाल श्रम में लगे अनाथ या फिर बेरोजगार दिव्यांग माँ बाप के बच्चों को, असाध्य रोग से पीड़ित अभिभावकों के बच्चों को, भूमिहीन परिवार के बच्चों या फिर लाचार बच्चों को रखकर उनको शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उनके हुनर को भी निखारने का काम किया जाएगा। बहुत सारे परिवारों या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी थी कि वे बाल श्रम करें। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए। जब बचपन में ही वे अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो यह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी पूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के दोनों नहीं हैं, या फिर माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, माता या पिता या दोनों में से कोई एक सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आगे बढ़कर के कार्य करना पड़ता था। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहाँ पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रति माह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को
प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे तो अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भावुक लेख सामने आया है। समाचार पत्रों में प्रियंका गांधी ने एक लेख छापा है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर यह लेख लिखा गया। यूपी सरकार की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और दमनकारी बताया है। लेख में प्रियंका ने किया उन्नाव रेप पीड़िता का भी जिक्र। लल्लू संघर्ष, संपर्क और संवाद की राजनीति में करते हैं विश्वास। संघर्ष और पीड़ा को लल्लू ने स्वयं जीवन भर झेला है। बचपन में सड़क पर ठेला लगाते थे अजय लल्लू। आर्थिक मुश्किलों के कारण दिल्ली में अजय लल्लू को करनी पड़ी थी मजदूरी। ऐसे में अजय लल्लू जनता का आदमी जो है सर्वसुलभ, ये प्रियंका की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने जो लिखा वो उसमें मुख्यतः जो बातें हैं कि लॉकडाउन में अजय लल्लू के नेतृत्व में लाखों लोगों की मदद हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हर जिले का दौरा किया है लल्लू ने। अन्याय और दमन के बाद भी निडर अडिग हैं अजय लल्लू। महात्मा गांधी के भारत के सच्चे नागरिक हैं, इंसाफ के हकदार हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो ये तमाम बातें प्रियंका गांधी की तरफ से लिखी गई हैं उस लेख के अंदर, जिसमें साफ तौर पर इसे अलोकतांत्रिक फैसला बताया गया है जो यूपी सरकार की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से लिया गया या अजय लल्लू की गिरफ्तारी की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से यह भावुक लेख लिखा गया। तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत पर सुनवाई आई है आज और लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे लल्लू की पैरवी। पिछले 24 दिनों से जेल में है अजय कुमार लल्लू। अजय कुमार लल्लू पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया गया था। तो लखनऊ से मामला जहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पर सुनवाई करेगी आज दोपहर। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी करेंगे और अजय कुमार लल्लू का पक्ष रखेंगे। साफ तौर पर यह पक्ष होगा क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ऐसे में अजय लल्लू की गिरफ्तारी लगातार करके रखना, पिछले 24 दिनों से गिरफ्तार रखना, ये कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इन बातों का जिक्र अपील के तौर पर, पैरवी के तौर पर जरूर करते नजर आएंगे कोर्ट के अंदर। तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी लल्लू की पैरवी करेंगे आज और 24 दिनों से जेल में बंद हैं अजय कुमार लल्लू। आज उनकी जमानत पर सुनवाई है। तो वहीं यूपी में लगातार पैर पसार रहा कोरोना। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 12,088 की पार हो गई है। यूपी में 58 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। केजीएमयू में 1916 सैंपल की जांच में 58 पॉजिटिव पाए गए। यूपी में अब तक 7,292 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 345 लोगों की मौत हुई है। तो यूपी में 58 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल आपको बता दें कि केजीएमयू में 1916 सैंपल की जांच में 58 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यूपी में 58 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 1916 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे जिसमें से 58 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 7,292 यहां पर एक्टिव हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब तक 345 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। बरेली में कोरोना के 19 नए मरीज एक साथ मिले हैं। यूपी में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 12,088 पार हो गई है। तो यूपी में शहर शहर कोरोना का कहर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर जिलावार बात करें तो हरदोई में 1, बाराबंकी में 19, गोरखपुर में 1 और कन्नौज में 8 नए मरीज सामने आए। शाहजहांपुर में 7, अयोध्या में 3, संभल में 7 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा लखनऊ में भी कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही चित्रकूट में भी कोरोना का बम फूटता नजर आया। 10 नए मरीज मिले हैं। एटा में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। एटा में इसी के साथ संख्या अगर देखें तो 60 हो गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या एटा में 60 है। एटा में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हमीरपुर में 18 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए हैं। वहीं मेरठ में फिलहाल 119 कोरोना के एक्टिव केसेस सामने आए। तो हरदोई में 1, बाराबंकी में 19, गोरखपुर में 1, कन्नौज में 8 नए मरीज सामने आए हैं। शाहजहांपुर में 7, अयोध्या में 3 और संभल में 7 नए मरीज सामने आए।
अब मामला मेरठ से है, जहां पर नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर बना रही थी कंपनी। भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर पुलिस ने बरामद किया। इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की है। मेरठ में थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो पहले आपको बता दें, भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर पुलिस ने बरामद किया है और इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा की टीम ने यहां पर छापा मारा। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। तो नकली कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है। यहां पर नकली सैनिटाइजर बनाकर ये मार्केट में बेचा कर रही थी। लगातार इस बात का इनपुट भी मिल रहा था पुलिस को, और उसके बाद आज जब इस पर छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में यहां पर नकली सैनिटाइजर बरामद किया गया। ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के ये एक फर्जी कंपनी, एक नकली कंपनी जो कि सैनिटाइजर बनाने का काम करती थी, इस पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ बरामद हुआ यहां से? तुषार, आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके जितने भी हैं मेरठ के, वहां पर करीब करीब नकली सैनिटाइजर बनाने का, नकली पीपीई किट बनाने का और मास्क बनाने का ये काम चल रहा है, जिसकी कहीं पे भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया नहीं ली गई है। मैं आपको बता दूं, ये कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का एरिया है, जहां पर जंगलों में एक फैक्ट्री बनाई गई थी। उसी फैक्ट्री में ये सैनिटाइजर्स बना रखे थे, जिसमें मेडिकल मापदंड कोई भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। कहां से ये माल आ रहा है, कितना लीटर माल आ रहा है और कौन कहां से इसकी गुणवत्ता चेक हो रही है, ये कहीं पर भी नहीं मालूम। और इसी तरीके के छोटे छोटे स्टॉल पूरे मेरठ में और आसपास जगह पर लग गए, नेशनल हाईवे पर लग गए, जहां पर खुलेआम सैनिटाइजर और मास्क बेचे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मास्क बेचा जाता है, उस मास्क में एक विशेष तरीके का कपड़ा होता है और सभी मेडिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, जो कहीं फॉलो नहीं की जा रही। यहाँ पर पिछले करीब एक हफ्ते पहले मेरठ के उद्योग श्रम मंत्रालय ने छापा मारा था, जिसमें नकली पीपीई किट बनाने का, बिना लाइसेंस की पीपीई किट बनाने का और सैनिटाइजर बनाने का एक बड़ा भंडाफोड़ किया गया था। उसके बाद अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में मामला फैलता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर ये लोग छोटे छोटे मेडिकल स्टोर वाले हैं, उन्होंने ही अपनी यूनिट लगा ली है और उस यूनिट के जरिए ये नकली सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं। करीब करीब 5 लाख से ज्यादा का माल यहाँ पर पकड़ा गया है। कंकरखेड़ा थाने के एसओ विजेंद्र पाल सिंह राणा खुद वहीं पर है। मुखबिर की सूचना पर ये छापा मारा गया था। आगे ऐसी और भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी एसएसपी अजय साहनी से बात हुई है। बिल्कुल। और सीधे तौर पर के अगर देखें तो सैनिटाइजर बनाने का ये लोग लगातार बना रहे थे, सप्लाई भी मार्केट में कर रहे थे, जिसका एक गलत असर भी मार्केट में पड़ रहा होगा, या फिर जिसने भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया होगा उसको एक बड़े स्तर पर नुकसान भी इस सैनिटाइजर का हुआ होगा। क्या इस तरीके के इनपुट्स लगातार पुलिस को मिल रहे थे इस सैनिटाइजर कंपनी से जुड़े हुए, या फिर इसके फर्जी सैनिटाइजर से जुड़े हुए? जी, इस तरीके के इनपुट पुलिस को लगातार मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी नकली सैनिटाइजर बनाए जा रहे हैं, इन्हें आप केवल 1 घंटा धूप में रख दीजिए, इनके रंग उड़ जाते हैं। इसमें रंग डालकर कुछ इस तरीके का बनाया जा रहा था, जिससे इसमें अल्कोहल भी है और ये सैनिटाइज भी करता है। इस तरीके की बातें की जा रही थी और इनके रेट भी कम रखे जा रहे थे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इसको खरीदें। लेकिन इनकी गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से मेरठ में कोरोना का बम फट रहा है, जिस तरीके से लोग लगातार मर रहे हैं, तो इन सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर मेरठ का प्रशासन और मेरठ का स्वास्थ्य महकमा बार बार गाइडलाइंस जारी कर रहा है। उद्योग मंत्रालय भी, उद्योग जो क्षेत्र है यहाँ पर, डॉक्टर वी.के. कौशल, उन्होंने भी कई जगह पर छापे मारे और उसके बाद अब मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन एक बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, जो इस तरीके की सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये सैनिटाइजर किसी भी तरीके से जर्म फ्री नहीं करते हैं हाथ को, अलबत्ता सिर्फ एक एसेंस है, कलर है और थोड़ा बहुत अल्कोहल डालकर ये बनाए जा रहे हैं। फिलहाल ऐसे कितने सैनिटाइजर केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं जहां पर नकली सैनिटाइजर बनकर बिक रहे हैं, इस पर पुलिस की नजर है। बहुत ही जल्द एक बड़ा खुलासा करने जा रही है पुलिस में। और जो हम न्यूज 1 इंडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो सड़क के किनारे सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं, वहां से सैनिटाइजर ना ले, ISI मार्क दे, मेडिकल गाइडलाइन देखें, तभी ये सैनिटाइज खरीदे। जी तुषार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
खबर मथुरा से है, जहां पर डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा पर अभद्रता का आरोप लगा है। डीएम पर महिलाओं ने लगाया अभद्रता का आरोप। डीएम पर छात्रों ने भी अभद्रता का आरोप लगाया। छात्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने गए थे। ज्ञापन में पीएम के आर्थिक पैकेज में कई चीजों को शामिल करने का आग्रह कर रहे थे। अप्रैल महीने से लेकर अब तक फीस माफ करने का आग्रह कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात क्या है, डीएम ने छात्रों को बाहर खदेड़ा। महिला से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अभद्रता की गई और इसी को लेकर यह पूरा आरोप लगा है। तो मथुरा के डीएम पर आरोप लगा है, डीएम पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। लोगों को यहाँ से खदेड़ो और यहाँ से ऐसे शब्द बोले थे। ऐसे शब्द इन लोगों को यहाँ से भगाओ, खदेड़ो यहाँ से लोगों से। हमने उनसे कहा मैंने कि आप एक जिलाधिकारी हो, इस तरह से स्टूडियो में बात कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं। आपका मुंह उस समय यहाँ चार्ज लिया था, खुजली का सा खाया हुआ चेहरा था, मुरझाया हुआ चेहरा था और यहाँ का हराम करने का भ्रष्टाचार का माल खाकर डीएम साहब आप लाल चेहरा लाल टमाटर मुंह पड़ गया है। और राशन जो कोरोना के समय में गरीब लोग सवाल करेंगे, बात पूछेंगे जब उनको राशन नहीं मिलेगा, कितना राशन आया, जब बहुत संस्थाएं आपके कोष में पैसा भेज रही हैं, आपके भी कोष में, और आप उसको कितना गया कितना ने, चैनलों के माध्यम से जनता को आपको बताना चाहिए कि मैंने इतना बांटा, इतना ही नहीं बांटा। वो स्वयं हाथापाई की ओर हमारी तरफ बढ़े। हमने करारे शब्दों में जवाब दिया, डीएम साहब हिटलर भी वही मथुरा नगरी है, हिटलरों के छक्के चढ़ा दिए, कंस का वध हुआ और आप इस तरह से आपसे जनता परेशान है। हर नेता को, हर एडवोकेट को तुम आप इस तानाशाही रवैये में आपकी भूल है। अगर किसी सरकार की आवाज में और या नेता के किसी उसमें आप समझते हो तो आप गलत बहुत। अपने काम से गए थे राशन के लिए, तो माटो हमने बातचीत करी तो हमको ललकारा फटकारा, हम तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। कहाँ से चले आते हैं और क्या सारा सामान तुम्हारे लिए बनाया है क्या? किसी जाति के लिए तो तुम क्या काम को बाको सब यहीं चले आते हो? और यही बात हुई, फिर हमने बहुत कोशिश करी, हाथ जोड़े और बहुत प्रयास करी, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। ललकारा फटकारा और चलो यहाँ से जाओ। डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज हमने जिलाधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन में अपना मांग पत्र सौंपा है, जिसमें कि हमारी मांग है अप्रैल से लेकर के अभी तक सभी समस्त विद्यार्थी स्टूडेंटों की फीस माफ होनी चाहिए पूर्ण रूप से। समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। पूरे देश में स्वास्थ्य केरल मॉडल लागू होना चाहिए। मनरेगा के तहत जो मजदूरों का बजट है वो 10 लाख करोड़ रुपये किया जाए। मजदूरों को उनके घर के नज़दीक रोजगार के अवसर दिए जाएँ। प्रत्येक गरीब परिवार को 7,500 रुपये प्रति आर्थिक सहायता की जाए। पूरे देश के अंदर निजी स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया जाए। महेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरीके के आरोप लगे हैं, काफी संगीन आरोप ये जिलाधिकारी के ऊपर लगाए गए कि महिलाओं से अभद्रता की गई, क्या पूरा मामला है, हकीकत क्या है इसकी मामले की? हम आपको बताना चाहेंगे कि आज ये लोग सभी लोग छात्र लोग और ये महिला हैं, ये ज्ञापन देने पहुंची थी, क्योंकि वहां पर ये ज्ञापन देने पहुंचे थे इसलिए कि जो प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया है उस पैकेज में मनरेगा मजदूरों की बात कर रहे थे और जो प्रवासी मजदूर अपने वहां से अन्य राज्यों से वापस अपने यहाँ पे आए हैं, उनको उन्हीं के गाँव में कहीं पर रोजगार दिया जाए, इसकी मांग को लेकर वो ज्ञापन दे रहे थे। साथ ही साथ वो इस बात की जिक्र कर रहे थे कि जो शिक्षा है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, इससे बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी रोका जाए और शिक्षा के लिए कुछ और इसका इंतजाम किया जाए। ये सभी करने आए थे, लेकिन वहां पर इन सभी का आरोप ये है कि जिलाधिकारी वहां से निकले और एक बुजुर्ग और पहले से कोई शिकायत करा तो उसको भी डांटा है। और इसके साथ साथ में एक महिला राशन की शिकायत लेकर के आई थी, उसको राशन नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो वो शिकायत लेके आई, उसको भी जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये उनका आरोप है। लेकिन साथ साथ में ये छात्रों का और महिलाओं का जो आरोप है कि उनको वहां से खदेड़ा गया, उनको भगाया गया, उनके साथ अभद्रता की गई है। वहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, नारेबाजी भी किया और सीधा जिलाधिकारी पे आरोप लगाया कि जिलाधिकारी इससे पूर्व में जो भी जिलाधिकारी रहे हैं वो काफी समय ये इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 2.5 साल से अधिक हो गया है इनको जिलाधिकारी बने हुए, क्योंकि अभी तक मथुरा जनपद में इतना समय कार्यकाल किसी ने नहीं किया। शायद इसी मई में इन्होंने जो लोग ज्ञापन देने आए थे उनके साथ अभद्रता की है, उनको वहां से भगाया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।